फटाफट एक दो सवाल ले लेते हैं। अंकित कुमार यादव F55 कितने हो? सही हो? इतना तो जो हाथ उठाया क्या करते हैं? सवाल नहीं तुम्हारा? हाँ, अंकित का सवाल क्या सुनो जरा। क्या यह कथन सत्य है कि बॉन्ड या डिबेंचर के बेहतर होने का आकलन मूल्य से ना होकर बॉन्ड के यील्ड से करना चाहिए तथा जितना ज्यादा यील्ड होगा उतना ही बेहतरीन बॉन्ड? ये मतलब क्या चाह बताइए? बॉन्ड का क्वालिटी तुम चेक कर रहे हो, ये तो बॉन्ड और डिबेंचर का ठीक है, यील्ड उसका एक पैमाना है, बट यील्ड इज द नॉट ओनली पैमाना, इट डिपेंड्स ऑन द कूपन कि कूपन कितना मिल रहा है, क्योंकि कूपन जितना होगा उसी के हिसाब से उसका यील्ड वेरी करेगा और कितने वर्ष का है। ये अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा एक निष्कर्ष निकाला, लेकिन केवल एक ही तर्क के आधार पर किसी भी बॉन्ड और डिबेंचर को आप बेहतर या खराब नहीं बोल सकते। दिस इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर थ्रू व्हिच यू कैन measure the performance of a bond and debenture, but this is not only the only one factor, there are so many factors are there, है ना? ऐसे बहुत सारे कारक हैं। बहुत अच्छा निष्कर्ष, वेरी गुड। जनमत F55 सही नाम है ना? हम पार्श्विक या भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित होते हैं, बॉन्ड तो अपने आप। ये कौन है? नाजमीन F45 नाजमीन सर, बॉन्ड समपार्श्विक या भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित होते हैं, बॉन्ड तो अपने आप में ही समपार्श्विक होता है, कोलेटरल होता है, बॉन्ड तो प्रतिभूति है ना। अच्छा, जबकि डिबेंचर इनका समर्थन प्राप्त नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉन्ड हो या डिबेंचर, मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, दोनों का मतलब एक है, दोनों में एक मामूली अंतर बस यही है, दोनों प्रतिभूति है, दोनों ऋण प्रपत्र है, दोनों के माध्यम से उधार ले सकते हैं, दोनों कोलेटरल है, बट दोनों में बस एक अंतर है, क्या कि डिबेंचर में जोखिम ज्यादा होता है किसकी तुलना में? बस इतना काफी है। मत पढ़ा करो ना गूगल, गूगल पढ़ोगे तो कभी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूं। हमें पढ़ो एग्जाम पास कर पाओगे, गूगल से मत करो, गूगल में बहुत इंफॉर्मेशन गलत है। कौन है? अजीत, सरकार द्वारा जारी आईपीओ शेयर नहीं होता है क्या? कौन बोल रहा है? अजीत कहां हो? अजीत थोड़ा सा आप आगे पढ़ लिए हैं, आईपीओ भी एक प्रकार का शेयर ही है। सरकार कभी आईपीओ जारी नहीं करती है, आईपीओ कंपनी जारी करती है, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपने आप को लिस्टेड बनाने के लिए आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्राथमिक बाजार में जारी किए जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी नहीं, इसको थोड़ा बाद में हम समझाएंगे, अभी क्लास का ये मुद्दा नहीं है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो आईपीओ के बारे में। सरकारी कंपनी में निजी शेयर धारक की तो होते हैं। कौन बोला सरकारी कंपनी में निजी शेयर धारक होते हैं? सरकारी कंपनी में जो भी शेयर धारक होंगे वो तो सरकार के उस कंपनी के हिस्सेदार होंगे ना, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन कैन बी द हिस्सेदार ओवर देयर, शेयर होल्डर ओवर देयर, कोई भी हो सकता है। इसका तो मतलब कोई नहीं है ना, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं सरकारी कंपनी का हिस्सेदार, ठीक है ना? लेकिन सरकार शेयर जारी कभी नहीं करती, ये याद रखना। सरकार की कंपनी जारी कर सकती है, जैसे मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न जो है, बीपीसीएल या कोल इंडिया लिमिटेड, ये जारी कर सकती है, सरकार कभी जारी नहीं करती है, ठीक है ना? नेक्स्ट, क्या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड का अधिकतम मूल्य 140 रुपए से हमेशा कम होगा? किसका? ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि 140 रुपए से कम होगा? क्योंकि यील्ड कम हो जा रहा है। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो, अरे तो नाम बोलना चाहिए ना, नाम बताओ। 8% है कूपन, अंकित मूल्य 100 रुपया। हाँ, तो फिर आपने कहा कि 140 से कम नहीं होना चाहिए, मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या है। क्यों ऐसा? 150 क्यों नहीं हो सकता? वही तो पूछ रहा हूं मैं। हो सकता है ना, आप बॉन्ड का अगर डिमांड ज्यादा है बाजार में जो आपका कूपन का है, तो आप तो उसको जितना भी प्रीमियम में बेचे, आप बेच सकते हैं ना, कोई मना करेगा क्या आपको? 100 से अधिक बेच रहे हैं तो प्रीमियम में बेच रहे हैं ना, आप तो समझ ना, प्रीमियम का मतलब 100 तो मिनिमम अमाउंट है जो आपको, आपने जिस मूल्य में खरीदा है, 100 के ऊपर जितना भी आपको मिल रहा है उसका प्रीमियम है ना आपका, आप तो बेच सकते हैं, 150 तक जा सकता है। ऐसा तो कोई निर्धारित मूल्य नहीं कि 140 ऊपर जा ही नहीं सकता। आप ये देखो कि 140 जाने पर यील्ड कितना हो जाएगा। अगर यील्ड 5% हो रहा है और बाजार में बॉन्ड कितना का है, 5% का है, तो कोई आपका बॉन्ड क्यों खरीदेगा? वो सीधे बाजार से खरीद लेगा, ठीक है ना? इसका ये मतलब है। एक आप और पूछे हैं कि डॉलर के अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह दोनों स्थिति में रुपए में मूल्यह्रास क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एकदम बिल्कुल आप सही समझे, डॉलर का बहिर्प्रवाह में ही रुपए का मूल्यह्रास होता है। हाँ, मतलब दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं रुपए का मूल्यह्रास तो होता है, लेकिन अंतर प्रवाह में नहीं होता है। किसमें होता है? बहिर्प्रवाह में होता है। जितना डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा उतना ही डॉलर कम होगा, कौन ज्यादा होगा उतना ही रुपए का मूल्यह्रास। हमेशा डॉलर का बहिर्प्रवाह रुपए का मूल्यह्रास करता है, कभी अंतर प्रवाह नहीं करता। अंतर प्रवाह रुपए में मूल्य वृद्धि करता है, अंतर प्रवाह क्या करता है? रुपए में मूल्य वृद्धि करता है। देखो ना, डॉलर ज्यादा हो रुपया कम है, तो जो कम है उसी का तो मूल्य ज्यादा होता है। नहीं समझे? क्या समझे? ठीक कर ले, ऐसा क्या लिखवा दिया मैंने जितना संकट में आ गया तुम। इक्विटी और शेयर में क्या अंतर होता है? इक्विटी और शेयर में कोई खास अंतर नहीं होता है। शेयर दो प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? किसका ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इसके बारे में शेयर बाजार में पढ़ो, ज्यादा अच्छा, अभी जरूरी है सब कुछ जान लेना। सब जान लोगे तो शेयर बाजार में तो सोगे तुम लोग, है ना? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब उसको पढ़ाएंगे तो तब समझना उसको। चलो पेन डाउन करो और बोर्ड को देखो। आरबीआई है, किसको उधार दे रहा है? बैंक को क्या दे रहा है? उधार देता है। दो प्रकार का उधार देता है, एक अल्पकालिक, दूसरा दीर्घकालिक। डन। अल्पकालिक उधार दर क्या होता है? अल्पकालिक मतलब, शाबाश, अल्पकालिक का मतलब होता है 91 दिन से कम, 91 दिन से कम, 91 दिन तक का उधारी को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक। कहने का मतलब है, सीधे अगर हम लोग कर सकते हैं कि एक दिन से लेकर अगर आरबीआई कितने दिन का उधारी दे रहा है? 91 दिन, तो उसको क्या कहा जाता है? और अगर 91 दिन से ज्यादा का उधार दे रहा है, जितना भी ज्यादा का, तो उसको क्या कहा जाएगा?
फिर से बोल रहा हूं, आरबीआई बैंक को उधार दे रहा है, दो प्रकार का उधार, कौन कौन? अल्पकालिक का मतलब, दीर्घकालिक का मतलब, डन। आरबीआई जो अल्पकालिक उधार बैंक को देता है, जिस दर पर देता है, जो ब्याज पर देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और आरबीआई जो दीर्घकालिक उधार देता है, मतलब 91 दिन से, वो क्या होगा? उसको क्या कहा जाता है? जिस दर पर देता है वो कौन सा दर है? तो सोच कर बताओ कौन सा दर ज्यादा होगा हमेशा? किससे? क्योंकि दीर्घकालिक उधार है, इसीलिए बैंक दर अभी वर्तमान में कितना परसेंट है? 6 पॉइंट, और वही रेपो दर कितना है? हमेशा कौन ज्यादा होगा किसकी तुलना में? बोलो समझ में आया कि नहीं? बैंक दर समझ में आया कि नहीं? तो कह सकते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है, मतलब 91 दिन से। क्लियर एकदम? बनाइए इसको जरा। आप कौन उधार दे रहा है? कौन उधार दे रहा है? किसको? आरबीआई इस पर ब्याज लेगा? हाँ या ना? कह सकते हैं इसको कौन सा दर? अगर ये उधार क्या हो, चलिए बताओ, तो ये भी उधार क्या होगा? डन। यहां भी ब्याज होगा। आरबीआई यदि बैंक दर को बढ़ा दे तो बताओ, बैंक को भी अपना ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? अब बताओ, अगर ऐसा होता है तो बैंक की साख सृजन क्षमता क्या हो? अरे वाह, मतलब बैंक की उधार लेने की क्षमता, क्योंकि ब्याज दर बढ़ गया, यानी कहने का मतलब है उधार का ब्याज क्या हो गया? उधार के ब्याज दर में कमी की वृद्धि, यानी लोन क्या हो गया? सस्ता की महंगा? तो अगर ऐसा हुआ तो लोग कम उधार लेंगे कि ज्यादा उधार? तो बाजार में तरलता ब्याज क्या हो गया? उधार के ब्याज दर में कमी की वृद्धि, यानी लोन क्या हो गया? सस्ता की महंगा? तो अगर ऐसा हुआ तो लोग कम उधार लेंगे कि ज्यादा उधार? तो बाजार में तरलता क्या हो जाएगा? हाँ, कम होगा। अब इससे बताओ, निवेश खर्च, जब कंपनी उधारी कम लेगी तो क्या वो मशीन खरीदेगी? तो निवेश खर्च क्या हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा बताओ, तो ऐसा करके आरबीआई कौन सी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है? संकुचित की महंगी? दोनों का मतलब एक होता है। अभी हो तुम लोग, आरबीआई संकुचित करेगा कि विस्तारित करेगा? हाँ, संकुचित करेगा, यानी महंगी या संकुचित मौद्रिक नीति का? बोलो समझ में आया कि नहीं? और ऐसे ही सवाल पूछा है 2011 में, 2013 में, 2014 में, लाइन से सवाल बात करेंगे, फिर करते हैं। आरबीआई अगर बैंक दर को क्या करे तो बैंक भी ब्याज दर को बताओ। पहला, इससे बैंक की साख सृजन क्षमता है, क्योंकि उधार सस्ता हो गया, यानी उधार का ब्याज दर कम होगा, यानी उधार क्या होगा? महंगा कि सस्ता? लोन सस्ता हुआ। अब बताओ, इससे बाजार में तरलता बढ़ेगा। वेरी गुड। अच्छा इससे बताओ कि निवेश कर, वाह, तो आरबीआई का मतलब कौन सी मौद्रिक नीति का अनुसरण? विस्तारित या सस्ती? अच्छा बताओ, इससे बॉन्ड का यील्ड घटेगा कि बढ़ेगा? बॉन्ड का यील्ड, क्यों? क्योंकि ब्याज दर और बॉन्ड का यील्ड में ना समझे, यही तो लिखना है, लिखो। तो वो कौन सा निवेश बढ़ रहा है? ये भी तो देखिए, भौतिक की वित्तीय, हम वित्तीय की बात कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल। अगर अर्थव्यवस्था में आप बोल रहे हैं कि बैंक दर में बढ़ने पर निवेश कहां बढ़ रहा है आपका? रिटेल सेक्टर माने रियल सेक्टर में। लेकिन रियल सेक्टर में कैसे बढ़ सकता है? रियल सेक्टर में भी तो खरीदने के लिए आपको बैंक से लोन लेना होगा, होम लोन, हाँ या ना? और होम लोन अगर महंगा है तो आप क्या उधार लेना पसंद करेंगे? तो अपना घर खरीदने का प्रोग्राम को आप कुछ दिन के लिए टाल देंगे तब तक जबकि होम लोन सस्ता ना हो जाए। तो फिर उसको बैंक से लोन लेने का क्या जरूरत पड़ा हुआ है? यहां तो ये बात हो रहा है बैंक से लोन, ठीक है ना? तरलता है, उसको क्या करना? समायोजित। अब ये क्या होता है बाजार में तरलता को समायोजित? समझना, पहले मैं बैंक से समझाता हूं, फिर आरबीआई से समझोगे। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का दो मुख्य काम है, क्या बताओ तो? जमा स्वीकार करना और उधार देना। डन। मान लेते हैं दो ग्राहक है, एक ए है और दूसरा बी है। ए के पास 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त है, तो वो क्या करेगा? बैंक में जमा कर देगा। और बी ऐसा है, इसको 10 करोड़ रुपया उधार में चाहिए, तो बैंक उसको क्या कर देगा? उधार में दे देगा। यानी बैंक जिससे जमा लिया उसी को बैंक जमा को क्या कर देगा? और जमा का ब्याज दर अगर 5% है, 6% है, तो उधार का ब्याज दर कितना होगा? 3% बैंक कमा गया। लेकिन बैंक ने क्या किया? तरलता का क्या किया? समायोजन किया। मतलब किसके पास सरप्लस है और कौन डेफिसिट में है? सरप्लस डेफिसिट समझते हो? सरप्लस मतलब आधिक्य और डेफिसिट मतलब कमी। तो कौन कमी में है, कौन सरप्लस में है? तो ए से पैसा कहां भेज रहा है? बी के पास। यानी देखा जाए सरप्लस से कहां जा रहा है? डेफिसिट में। जो कौन कर रहा है? यानी तरलता का क्या कर रहा है? एक जगह ज्यादा तरलता है तो उससे ले रहा है, और जहां तरलता कम है उसको दे रहा है। यानी तरलता को क्या कर दे रहा है? नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक यही काम कौन करता है?
आरबीआई क्या करता है, किसके अंतर्गत? एलएएफ जो है ये दो रेट से जुड़ा होता है। एलएएफ जो है वो किस दर से जुड़ा होता है? दो दर से। एक कौन? रेपो दर, और दूसरा रिवर्स रेपो दर है। डन। अब आरबीआई क्या करता है? बैंक। डन। तो बैंक से आरबीआई क्या स्वीकार करता है? जमा। यानी बैंक अपने जमा को कहां जाकर रखते हैं? आरबीआई। आरबीआई इस जमा पर क्या देता है? ब्याज। इसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। रिवर्स रेपो। डन। फिर अगर बैंक आरबीआई बैंक से क्या लेता है? उधार, अल्पकालिक उधार। तो आरबीआई बैंक से क्या प्राप्त करता है? तो ये जो ब्याज होता है ये क्या होता है? जल्दी बताओ। रेपो दर। इसका मतलब है जिस बैंक के पास अतिरिक्त तरलता है, मान लो दो बैंक है, बैंक ए है और बैंक बी है। बैंक ए के पास मान लो 100 करोड़ रुपया अतिरिक्त है, तो वो कहां जाकर पार कर देगा? आरबीआई उस पर क्या देगा? क्या कहा जाएगा? बी ऐसा बैंक है जिसको कितना चाहिए? 100 करोड़। तो बी क्या करेगा आरबीआई से? किस ब्याज पर? रेपो दर पर। हाँ या ना? इसका मतलब सरप्लस कहां है? डेफिसिट कहां है? आरबीआई क्या कर रहा है? पैसा को सरप्लस से डेफिसिट, यानी तरलता को क्या कर रहा है? नहीं समझा? यही है एलएएफ, जो पहले 7 दिनों में किया जाता था आरबीआई द्वारा। नरसिंघम समिति की सिफारिश पर इसको प्रतिदिन के आधार पर कर दिया गया, जहां आरबीआई प्रतिदिन के आधार पर तरलता का समायोजन बाजार में करता है। यानी जिस बैंक के पास अतिरिक्त तरलता है वहां से ले लेता है रिवर्स रेपो में, और जिन बैंकों के पास तरलता कम है उनको उधार देकर के उनका तरलता क्या कर देता है? समायोजन कर देता है। नहीं समझे? हाँ, तो फिर एलएएफ कितनी दरों से जुड़ा होता है? कौन कौन? रेपो दर। बोलो, समझ में आएगा? लिखो। बैंक ए था, अगर आरबीआई के पास ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो वो तो देख रहा है कि आरबीआई ज्यादा सुरक्षित है। बैंक में अगर बाजार में उधार देगा तो एनपी की संभावना उतनी ज्यादा है, और दूसरा बात है आरबीआई बदले में प्रतिभूति भी तो देता है जो उसके पास गारंटी के रूप में होता है, तो उसका मतलब उसका पैसा किसी भी हालत में नहीं डूबेगा। तो सुरक्षा भी तो देखना बहुत जरूरी है ना, सब जगह जोखिम देखना तो सही नहीं है ना। ठीक है ना? मान लीजिए आप 50 करोड़ लेकर आए बैंक के पास, बैंक को बोले जमा कर दो मेरे खाते में। अब बैंक को तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, आज के दिन से ही देना पड़ेगा। कोई बैंक के पास उधार लेने के लिए नहीं आया, तो 50 करोड़ बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो बैंक क्यों रखेगा अपने पास? पड़े पड़े पैसा तो डबल नहीं होगा, तो बैंक उस पैसा को उठाकर कहां रख देगा? आरबीआई, क्योंकि हर बैंक का खाता आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म में होता ही है, तो बैंक उसमें जमा कर देगा। जितना दिन जमा रखेगा आरबीआई उस दिन का क्या देगा? ब्याज। जब तक बैंक कब तक जमा रखेगा? जब तक कोई उधार लेने वाला नहीं आ जाता, तब तक बैंक वहां जमा रखे। कम से कम 5% 6% ब्याज तो मिल ही रहा है उसको। उतना तो ब्याज मिल रहा है जितना ब्याज आपको देकर के बैंक 1% 2% कमा ले रहा है। मान लीजिए बैंक ने बोला आपको 4% हम देंगे, और बैंक ने वहां 6% रखा, तब भी तो बैंक 2% कमा रहा है। ठीक, दोनों अलग है, अभी बात करेंगे इसको। पहले इतना सा बात पहले समझ में आया कि नहीं? अब क्रय विकल्प, रीपर्चेज ऑप्शन। अब ये पुनर्क्रय विकल्प क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। इसको आपको समझना चाहिए कि आखिर में रेपो जो कहा जाता है गलत है, कि रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। ये सही मायने में एक्चुअल इसका मीनिंग नहीं है। होता क्या है जरा समझना, तभी ये पुनर्क्रय विकल्प को समझ पाओगे, और यूपीएससी सवाल पूछेगा तो उसको भी समझ पाओगे। आरबीआई है, ध्यान से समझना, बहुत एक बार समझाऊंगा केवल। बैंक है, डन। बैंक बोलता है आरबीआई से हमको अल्पकालिक उधार चाहिए। आरबीआई बोला कितने दिन का? अल्पकालिक बोलने से तो नहीं होगा, कितने दिन का? तो बोलेगा हमको 7 दिन का उधार दे। आरबीआई बोला ठीक है, कितना चाहिए? वो बोला हमें 100 करोड़ उधार चाहिए। आरबीआई बोला ठीक है ले लो हमसे, लेकिन तुमको बदले में हमको क्या देना पड़ेगा? प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखना पड़ेगा? प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ेगा। कौन रखेगा? कहां रखेगा? बैंक बोला ठीक है अभी लेकर आते 100 करोड़ का प्रतिभूति। आरबीआई बोलता नहीं, उधार कितना चाहिए तुमको? 100 करोड़। तुमको प्रतिभूति से ज्यादा रखना पड़ेगा। बैंक बोला क्यों? आरबीआई बोला सुनो, मान लेते हैं रेपो दर कितना है? 5%, तो तुम प्रतिभूति इतना का रखो कि अगर हम उसका बट्टा करें कितना दर से, तो कितना का उधार तुमको हम देते? 100 करोड़ का। मान लेते हैं कि मान लो प्रतिभूति आरबीआई ने बोला कितना करोड़ का रखो, 105 करोड़ का बट्टा करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 100 करोड़। कितने परसेंट से? 5% से। 105 करोड़ पर 105 करोड़ पर क्या किया गया? जल्दी बताओ। बट्टा किया गया तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। जो बैंक को आरबीआई ने क्या दिया? उधार। फिर से बोल रहा हूं, बैंक आरबीआई से कौन सा उधार ले रहा है? कितने दिन का? कितना करे? क्या गिरवी रख रहा है? 100 करोड़ की 100 करोड़ से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आरबीआई उस पर बट्टा करेगा और वही क्या देगा उसको? उधार देगा। इस शर्त पर कि 7 दिन बाद बैंक इस प्रतिभूति को पुनः आरबीआई से क्या करेगा? क्रय करेगा। इस शर्त पर कि 7 दिन बाद बैंक आरबीआई से पुनः इस प्रतिभूति को क्या करेंगे? क्रय करेंगे। किस दर पर? जो उसका अंकित मूल्य कितना है?
और आरबीआई ने कितना कमाया? तो ये जो पुनः क्रय कर रहा है, कौन कर रहा है? बैंक। किससे कर रहा है? आरबीआई से। हाँ या ना? यही है क्या? पुनर्क्रय विकल्प। और आरबीआई इस पर क्या कर रहा है? जिस दर पर बट्टा कर रहा है उसी दर को क्या कहा जाता है? रेपो दर का। बताओ, ये है रेपो दर। और यही यूपीएससी पूछेगा, वो ये सब फालतू क्वेश्चन ना पूछने वाला जो फालतू फालतू जगह पढ़ा दिया जाता है। ये बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल रहे हैं, रेपो शब्द कहां से है? हिंदी क्या है? यहां क्या हो रहा है? बैंक कौन सा उधार? अल्पकालिक उधार मतलब 7 दिन का ले रहा है, कितना करोड़ ले रहा है, बदले में क्या रख रहा है? जो अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रतिभूति जितना उधार लिया तो उस उधार के मूल्य से ज्यादा, उधार के मूल्य से ज्यादा क्यों? क्योंकि आरबीआई इस पर जिस दर पर क्या करेगा, इस शर्त पर प्रतिभूति गिरवी रखेगा कि बैंक उसको परिपक्वता अवधि के बाद या 7 दिन के बाद उसको आरबीआई से पुनर्क्रय करेगा, रीपरचेज करेगा। बोलो समझ में आएगा? हाँ या ना? इसे ही क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। और वर्तमान में बैंक या आरबीआई इसको एक नए नाम से बताता है, नीतिगत रेपो दर कहा जाता है। क्या कहता है? नीतिगत रेपो दर। इसको पॉलिसी रेपो रेट कहा जाता है, क्योंकि देश की पॉलिसी को निर्धारण करने में, मौद्रिक नीति को निर्धारण करने में सबसे मुख्य भूमिका किसका होता है? रेपो दर। यही बेंचमार्क दर भी होता है। समझ में आया? तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को, बोलना नहीं सुनना है, ध्यान से कान लगाओ अपना। रेपो दर, पहला पॉइंट, रेपो दर क्या है? रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है, अर्थात 1 दिन से लेकर 91 दिन तक का उधार देता है। रेपो दर या रेपो शब्द रीपरचेज ऑप्शन शब्द से बना है, जिसका मतलब है पुनर्क्रय विकल्प। यहां बैंक आरबीआई से जब अल्पकालिक उधार लेते हैं तो बदले में आरबीआई के पास प्रतिभूति गिरवी रखते हैं, इस शर्त पर कि परिपक्वता अवधि पर वे अपनी प्रतिभूति को पुनर्क्रय करेंगे। यहां प्रतिभूति उधार के मूल्य से ज्यादा मूल्य पर रखा जाता है। आरबीआई उस प्रतिभूति पर बट्टा करता है और जिस दर पर बट्टा करता है उसे ही रेपो दर कहा जाता है। आमतौर पर रेपो दर में जो उधार लिया जाता है वो अल्पकालिक ही उधार है, यानी 1 दिन से 91 दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां 1 दिन का उधार के बाद 2 दिन 3 दिन का उधार नहीं होता है। 1 दिन का उधार, फिर नेक्स्ट 7 दिन का उधार। 1 दिन का उधार लो, नहीं तो 7 दिन, और 7 दिन के गुणक में, मतलब 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे करते कहां पहुंचेंगे? 91 दिन। 100 रुपया है, हम 10% इसका बट्टा करें तो कितना रुपया दिया तुमको? 90। और बदले में तुमको वापस कितना किया? हम कितना कमा गए? यही डिस्काउंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसीलिए रेपो दर 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है ओवर द नाइट रेपो। क्या कहा जाता है? ओवर द नाइट रेपो। फिर से बोलो, ओवर द नाइट रेपो। मतलब यहां कितना दिन का उधार? यहां एक रात का उधार का मतलब समझ लेना, रात को देता होगा या मतलब क्या है? 1 दिन का उधार, ठीक है। और दूसरा होता है टर्म रेपो। टर्म रेपो का मतलब 1 दिन के बाद 2 दिन नहीं, सीधा 7 दिन के कहां तक, यानी 7 दिन से 91 दिन क्या होगा, और नहीं तो 1 दिन का क्या होगा? बताओ समझ में आया कि? हाँ या ना? और वर्तमान में रेपो दर कितना है? अगर आज्ञा हो तो लिखवा दें। देखिए, रेपो दर 6.5%। फिर यहां पर वही बात आता है, आरबीआई रेपो दर को कम या अधिक कर सकता है। रेपो दर का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई रेपो दर को कम बेसी कर सकता है। अब जरा देखो मेरी तरफ, आरबीआई यदि अपनी नीतिगत रेपो, पर वही बात आता है, आरबीआई रेपो दर को कम या अधिक कर सकता है। रेपो दर का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई रेपो दर को कम बेसी कर सकता है। अब जरा इधर देखो मेरी तरफ, आरबीआई यदि अपनी नीतिगत रेपो दर को बढ़ाता है, आरबीआई रेपो दर को कम या अधिक कर सकता है। रेपो दर का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई रेपो दर को कम बेसी कर सकता है। अब जरा इधर देखो मेरी तरफ, आरबीआई यदि अपने नीतिगत रेपो दर को बढ़ाता है या रेपो दर को बढ़ाता है, तो बताओ बैंक का भी उधार का ब्याज दर क्या हो जाएगा? यानी उसकी साख सृजन क्षमता, उधार का ब्याज दर, लोन क्या हो जाएगा? बाजार में तरलता, निवेश खर्च, कौन सी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर? हाँ, संकुचित या महंगी, किसको नियंत्रित करने के लिए? बोलो समझ में आया कि? ठीक उल्टा करते हैं। आरबीआई यदि रेपो दर को, अब बताओ, बैंकों की साख सृजन क्षमता, बाजार में तरलता, उधार का ब्याज दर, लोन, निवेश खर्च, यानी कौन सी मौद्रिक नीति का अनुसरण? हाँ, विस्तारित मौद्रिक नीति, यानी किसको नियंत्रित करने का? देखा जाए तो समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ या ना? और बॉन्ड का यील्ड क्या होगा? यहां रेपो दर कम होगा तो बॉन्ड का यील्ड भी कम होगा। नहीं समझे तो लिखो मेरे बाबू, कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कोविड महामारी के बाद हाल के विगत वर्ष में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। सही, क्योंकि बाजार में तरलता क्या हो गया था, सभी जितने भी सरकार थी सभी ने आर्थिक पैकेज दिया, और जिससे बाजार में क्या बढ़ चुका था और क्या बढ़ रहा था, उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को क्या करना शुरू किया? कथन 2,
आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों में मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है? किसको करके कम कर सकता है वो? तरलता को कैसे? नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूं, ब्याज दर को, और वही कर रहा है। जब बाजार में तरलता को नियंत्रित करना है, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तो वो ब्याज दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। रेपो दर को क्या करेगा? यानी बेंचमार्क दर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। यानी आंसर इसका क्या होगा? एक और दो दोनों सही, और दोनों एक दूसरे का क्या है? कथन और कारण। वो समझ में आया कि नहीं? इसलिए बोलो सवाल एकदम ऐसे पूछ रहा है, वो रटा रटाया सवाल नहीं पूछ रहा है, और रटा रटाया तुम नहीं कर पाओगे तब तक जब तक कि तुम उस चीज को समझोगे नहीं। ठीक है ना? इसलिए समझना बहुत जरूरी है चीजों को। इधर क्या देख रहे हो? लिखो ना, क्या लिख रहे हो? बाजार में बेचिए, कोई खरीदने वाला हो तो, खरीदने वाला होना चाहिए। बैंक के साख सृजन क्षमता में वृद्धि, साख सृजन, निवेश खर्च में वृद्धि, हाँ तो अरे बाबा एक बात बताइए, आरबीआई ने उधार दर को बढ़ाया, फिर आप लोग फंस गए, इसीलिए वो करंट नहीं करते ना, तो गुस्सा यही आता है। देखिए क्या कर रहे हैं आरबीआई, बैंक, ग्राहक। ठीक है, आरबीआई किसको उधार दे रहा है? बैंक किसको उधार दे रहा है? हाँ, ग्राहक को। ठीक है, मान लेते हैं ये दो दर है, कौन कौन सा? रेपो और बैंक दर। दीर्घकालिक होगा तो, और दीर्घकालिक उधार होगा तो डन। लेकिन बैंक जो ग्राहक को उधार दे रहा है उसे क्या कहा जाता है? उसे ईबीआर कहा जाता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। बोले ये तो पढ़े नहीं हम तो सर। अरे एक्सटर्नल बेंचमार्क दर याद है? कहीं तो एमसीएलआर, और एक्सटर्नल बेंचमार्क दर किससे जुड़ा हुआ है? रेपो बढ़ेगा तो एक्सटर्नल बेंचमार्क दर, रेपो कम होगा तो एक्सटर्नल बेंचमार्क दर कम होगा। यानी बैंक का उधार का ब्याज दर क्या होगा? बढ़ भी सकता है, अपने आप होगा, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? क्या बैंक पर निर्भर कर रहा है? अब जरा सोच कर देखो, उधार दर है 8%, जमा पर ब्याज दर है 6%, स्प्रेड कितना है? उधार का ब्याज दर बढ़कर 9% हो गया, स्प्रेड कितना हो गया? 3। तो कोई जमाधारक आएगा जमा देने? तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपने से क्या करना पड़ेगा? अब आरबीआई को बोलना नहीं पड़ेगा, बैंक स्वयं करता है, स्वयं लेकर करना पड़ता है। किसको मेंटेन करने के लिए? स्प्रेड को। तो बैंक यहां पर आएगा, कितना परसेंट कर देगा? 7% करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्प्रेड मेंटेन करना है आपको। अभी तो स्प्रेड शब्द को आपने समझा है, नहीं समझे? हाँ, तो एमसीएलआर था, हाँ, उससे पहले बेस रेट था, उससे पहले पीएलआर था, उससे पहले आरबीआई खुद करता था एकदम। क्योंकि करंट आपने देखा नहीं। अरे छोड़ो, पढ़ो बैठ करके घर में, ईबीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे तुम लोग लिटरली बता रहे हो, जिंदगी झंड बना रहे हो। ध्यान नहीं करना, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं फायदा है। क्या होगा? मैं इतना मेहनत कर रहे, मेरा सारा मेहनत तुम लोग कर दोगे। अरे सवाल अच्छा है। देखो, ओवर द नाइट रेपो और कॉल मनी दोनों में अंतर होता है। अभी हम लोग बात करेंगे बाद में। मुद्रा बाजार में कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ये 2020 का सवाल भी इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। कॉल मनी मार्केट होता है, ये भी शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, लेकिन यहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है, इसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। और यहां ब्याज दर का निर्धारण दो तरह से होता है, मिबोर और लिबोर से। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट और लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, वहां ब्याज दर अलग तरह से होता है। और यहां रेपो में ब्याज दर अलग तरह से निर्धारित हो रहा है, ओवर द नाइट रेपो में, जहां पर आरबीआई निर्धारित कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। इसका अंतर यही, लेकिन बाद में तुम लोग समझोगे, अभी तुम लोग टेंशन मत लो। श्याम कौन है? श्याम मीना, आरबीआई। बैंक के पास भी तो सरकार की प्रतिभूति होता है, एसएलआर में प्रतिभूति तो होती है, बैंक की अपनी भी प्रतिभूति होती है। नहीं,